एक समय ऐसा था कि वो इस बात पे भी सट्टा लगा लेते थे कि ये आदमी सामने जा रहा है, ये गली में किस तरफ मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा या इधर मुड़ेगा। भिवानी का सट्टा बाजार है। हाँ, भिवानी का सट्टा है। तो वो पॉलिटिक्स में लोगों का इंटरेस्ट बनता चला गया। सट्टा बाजार प्लस पॉलिटिक्स दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें थी। हर घर में नेता देखना हो तो भिवानी चले। भिवानी, हाँ, हर घर में। मेरे को बड़ा अच्छी तरह याद है, मैंने बंसीलाल जी के साथ कई बार इंटरव्यू भी किया, कई बार उनसे बहुत टाइम, बड़े मतलब कि आप ये देखो कि वो वैसे तो कड़क इमेज के थे, परंतु जब वो थोड़ी देर बैठ जाते थे ना, उसके बाद वो खुलने शुरू होते थे। बोले जो बंसीलाल चंडीगढ़ पहुंचे और ऑफिस में जाते ही बोले भाई ठीक है, वो शाम का टाइम था, शाम को FCR भी और चीफ सेक्रेटरी भी और डिप्टी सेक्रेटरी भी सारे आ गए ऑफिस में। तो जो बंसीलाल खड़े हो गए। सुरेंद्र सिंह की कोई लाइन? सुरेंद्र सिंह तो ऐसे थे कि आपसे रात को गुस्से हो गए ना, रात को आपसे लड़ लिए, बहस कर ली, और सवेरे आपके पास 7 बजे फोन आ जाएगा। आखिरी के तो चौधरी बंसीलाल का 10 साल का कनेक्ट ही सुरेंद्र सिंह ने किया। अच्छा, ये जो धर्मवीर सिंह जी हैं, मैं भी 8-10 साल भिवानी में रहे हो, हाँ, ये भाई साहब नहीं बन पाए। ये भाई साहब नहीं बन पाए। अजय यह सुरेंद्र सिंह के साथ था, उतना इनके साथ नहीं रहा यूथ कभी भी। तो तभी वो भाई साहब थे, ये मंत्री जी। धर्मवीर सिंह जी 10 साल से चुनाव जीत रहे हैं, शुरुआती 2 बार चुनाव लूज कर चुकी। जब तक सीट डिक्लेयर नहीं हुई थी, टिकट, हरियाणा में कांग्रेस की, बीजेपी की 2 ही सीटों को श्योर माना जाता था। जब ये तो कहते हैं कि उनकी चली भी नहीं, चली भी, हाँ, वो नहीं चली नहीं तो भ्रष्टाचार भी कहाँ से करेंगे। अब वो धर्मवीर जी ने भी अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी है। वो जो गैर जाट इलाके हैं वहाँ तो जाके कहते हैं मोदी जी के नाम पे वोट दो। अच्छा। जो जाट बेल्ट है वहाँ जाके कहते हैं भी भारत सरकार ने ये उपलब्धियां हैं, रेल बनाई है, सड़क बनाई है, ये बनाई है, वहाँ उस तरह चलते हैं। तो मैडम को बड़ा कॉशियस होके अब चलना पड़ेगा, नहीं तो उनकी राजनीति पे पूरा असर पड़ेगा इस चीज़ का। थोड़ी सी भी लापरवाही या थोड़ा सा भी इमोशनल होके आपने फैसले ले लिए ना, अब दिल से नहीं, अब दिमाग से फैसले लेने पड़ेंगे आके। और जल्दबाजी और किसी प्रकार का इमोशनल फैसला घातक साबित हो सकता है। तो इसलिए उनको बड़ा सोच के फैसला लेना, एक मैच्योर पॉलिटिशियन बन के लेना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ हैं आज भिवानी की नस नस से वाकिफ़ अजय मल्होत्रा जी। अजय मल्होत्रा जी के साथ काम करने का मौका भी मिला है और भिवानी में जब मैं दैनिक भास्कर में होता था तो मल्होत्रा जी बहुत लंबे समय तक दैनिक ट्रिब्यून के लिए ब्यूरो चीफ यहाँ पर ये रहे और मैं भास्कर में था। तो मल्होत्रा जी से दोस्ती भी है और दोनों का इंटरेस्ट भी सेम है, पॉलिटिकल। एक जैसे, नेचर भी एक जैसी है। कैसे हो भाई साहब? बहुत बढ़िया, एकदम से अच्छा लगा आप आए, आज भिवानी आए। मैंने सोचा कि इलेक्शन चल रहे हैं, हाँ, तो मैं पूछता हूँ भाई साहब से कि क्या हवा चल रही है इधर ना। नहीं, ठीक है। क्योंकि भिवानी पॉलिटिकली थोड़ा ज़्यादा अवेयर शहर है। वो एक्चुअली पॉलिटिकली अवेयर क्या, पॉलिटिकली हाइपर एक्टिव रहा है, क्योंकि बंसीलाल जी का गढ़ था, चौधरी देवीलाल ने भी यहाँ से किस्मत आजमाई है टाइम टू टाइम। तो ख़ास तौर पे जो चौधरी बंसीलाल का यहाँ गढ़ होने के कारण कभी चौटाला जी आए यहाँ, अजय चौटाला आए, जैसे भजन लाल जी का भी यहाँ रहा, क्योंकि आदमपुर पहले भिवानी पार्लियामेंट में होता था। तो इसलिए लोगों का जो टेम्परामेंट था ना, वो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ था और लोग बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव थे, हर चीज़ में उनका इंटरेस्ट बहुत है पॉलिटिक्स में। और यहाँ तक कि आप सब्जी मंडी में चले जाओ, आप कहीं बाज़ार में चले जाओ, अच्छा, फिर उसी के हिसाब से यहाँ का सट्टा बाज़ार भी बड़ा एक्टिव था, उसने भी पॉलिटिकली लोगों को जोड़ लिया। अब यहाँ का सट्टा बाज़ार अब तो खैर इतना नहीं है। एक समय ऐसा था कि वो इस बात पे भी सट्टा लगा लेते थे कि ये आदमी सामने जा रहा है, ये गली में किस तरफ मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा या इधर मुड़ेगा। भिवानी का सट्टा बाजार है। हाँ, भिवानी का सट्टा है। तो वो फिर है ना, पॉलिटिक्स से भी जुड़ गया वो सट्टा बाज़ार। अब जो लोग थे वो पॉलिटिक्स में लोगों का इंटरेस्ट बनता चला गया। सट्टा बाज़ार प्लस पॉलिटिक्स दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें थी, तो वो फिर लोग, आम आदमी भी जुड़ता चला गया पॉलिटिक्स से, तो इसलिए बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा है। अब तो ठीक है, हर घर में नेता देखना हो तो भिवानी चले। भिवानी, हाँ, हर घर में। अब मतलब कि आप ये देखो, मैं यमुनानगर, मेरे इनलाज रहते हैं,
वो यही बात कहते हैं, बोले कि आप जब आते हो तो पॉलिटिक्स की बात हो जाती है, नहीं तो पॉलिटिक्स की बात ही नहीं होती। बात ही नहीं होती, जरूरत ही नहीं है। नहीं है, हाँ। और यहाँ आप चाय की दुकान पे चले जाओ, हाँ, चाहे आप किसी के घर चले जाओ, पॉलिटिक्स के अलावा कोई बात ही आप नहीं कहते होती। हो कि यहाँ के मास्टर हम्म, जितने पॉलिटिक्स में रहे हैं इतने हिंदुस्तान के कहीं के मास्टर नहीं रहे। अच्छा। स्कूलों में मतलब कि जब वो जाते थे, वो जाते तो कम ही थे, और वो जब जाते थे तो पूरी पॉलिटिक्स डिस्कस होती थी, और जितने भी आपके पॉलिटिकल घराने हैं, चाहे वो कोई भी था, उस सबके जो कंट्रोल होता था ना राजनीति का लोअर लेवल पे, वो सारा मास्टर करते थे। तो मतलब कि इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाती थी। तो और बहुत जैसे ज़्यादा। मास्टर हुकम सिंह जी हाँ। मुख्यमंत्री बने, मास्टर बीडी गुप्ता जी, बीडी गुप्ता जी भी मास्टर थे, ये अपने मान साहब, मान नरसिंह साहब, मान जी हाँ। मास्टर थे, धनखड़ यहीं पे मास्टर थे। आपके और नहीं तो ये राधा स्वामी वाले अपने मास्टर जी रहे हैं, कमर हजूर साहब भी। तो धर्म का प्रचार भी इधर हाँ, मास्टरों ने मतलब किया। कि हमारे मास्टर जो थे सारे पॉलिटिक्स से बहुत जुड़े रहे हैं। तो चाहे वो धर्म के लोग हों चाहे राजनीति के लोग हों, मास्टरों का इन्वॉल्वमेंट था। तो मास्टर जब जुड़ जाएगा ना, आप सोचो कि हर घर जुड़ गया, क्योंकि बच्चा स्कूल में जाएगा, हर कोई किसी मास्टर से जुड़ा हुआ है, कोई किसी से जुड़ा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रही है लोगों अच्छा, की। चूंकि जैसे भिवानी की पहचान चौधरी बंसीलाल से, हाँ बिल्कुल है। और कहते हैं कि वो हरियाणा के निर्माता भी थे, उन्होंने बहुत काम कराए, लेकिन उनकी छवि है ना बहुत कड़क मिजाज रही है। तो जब आप आज से 36 साल पहले जर्नलिज्म में आए होंगे, तो आपको चौधरी बंसीलाल किस तरीके से याद हैं? मेरे को बड़ा अच्छी तरह याद है, मैंने बंसीलाल जी के साथ कई बार इंटरव्यू भी किया, कई बार उनसे बहुत टाइम, बड़े मतलब कि आप ये देखो कि वो वैसे तो कड़क इमेज के थे, परंतु जब वो थोड़ी देर बैठ जाते थे ना, उसके बाद वो खुलने शुरू होते थे। अच्छा। और वो फिर मतलब इतने रोचक किस्से सुनाते थे, पूछो ही ना। हाँ। अब जहाँ तक कड़क की बात है, हमारे एक बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रख ली, जैसे पत्रकारों की आदत होती है अभी लेट जाने की। हाँ। तो 1991 की आदत, वो विकास पार्टी उन्होंने नई नई बनाई थी उन दिनों। तो हम लोग, अच्छा पत्रकार भी कितने होते थे शहर में, 4-5। तो हम अब की तरह नहीं था। अब की तरह नहीं है। हाँ, तो हम 5-6 पत्रकार थे, तो कोठी पे यहाँ पहुँच गए। तो बंसीलाल, हम पहुँचे 11 बजे का टाइम था, हम पहुँचे वहाँ पर 11:40 पे, मेरे को आज याद है। हमने मैसेज भेजा, तो एक वो अकेले थे उन दिनों, क्योंकि सत्ता में तो थे नहीं। तो किसी ने मैसेज दिया, ऊपर आगे भी पत्रकार आए हैं जी, बोलो बुला लो भाई। तो बुला लिया, हम जाके बैठ गए। तो बोले जी, हमें बोले बोलो। हम बोले जी, वो आपने बुलाया था? बोले मन तो 11 बजे बुलाया था, तुम 11:40 होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कौन ही करो, ये सब चाय पी लो और कोई बात करनी हो बात कर लो। तो मतलब कि इस तरह का उनका मिजाज था। और वैसे भी मैं उनको देखता था, वो कई मामलों में ना बड़े डिसिप्लिन्ड आदमी थे। एक बार मैं उनके को कवर करने तो शाम चला गया। तो शाम में जब वो भाषण दे रहे थे, तो बोले भाई ये घोषणा, लोग जैसे पहले ऐसी कोई सिक्योरिटी तो होती नहीं थी, लोग बोले जी चौधरी साहब ये चीज़ बनवानी है, ये करवानी है। तो एक बुढ़ा बीच में बोल पड़ा जी, पहले वाली तो ही को नहीं, ईब का आप और आगे नोट करन 96-7 में। तो चौधरी बंसीलाल को बड़ी महसूस हुई, चुप हो गए। तो साथ में उनके FCR थे, FCR नहीं, उससे चीफ सेक्रेटरी थे। हाँ, तो चीफ सेक्रेटरी विष्णु भगवान जी थे। उनको बोले भाई काम करो विष्णु भगवान जी, मैं सवेरे चंडीगढ़ आऊँगा, और जो आपका FCR है उसको भी वहाँ बुला लेना। तो बोले जी ठीक है। उसके बाद का फिर मेरे को वाक़यात किसी ने बताया। बोले चौधरी बंसीलाल चंडीगढ़ पहुँचे, और ऑफिस में जाते ही बोले भाई ठीक है, वो शाम का टाइम था, शाम को FCR भी और चीफ सेक्रेटरी भी और डिप्टी सेक्रेटरी भी सारे आ गए ऑफिस में। तो चौधरी बंसीलाल खड़े हो गए सीट से। बोले उस बोले कौन है आप में से FCR? बोले जी सर मैं। बोले आप कुर्सी पे बैठो मेरी। तो वो बोला कि नहीं सर आप। बोला नहीं आप बैठो कुर्सी पे, आप बड़े आदमी हो, आप मेरी योजनाओं को रोक सकते हो, यू हैव पावर, आप बैठो। वो घबरा गया, बोला नहीं सर नहीं। खैर किसी तरह सेटल हो गया सारा कुछ। फिर चौधरी बंसीलाल बैठ गए। सामने कुर्सी बैठने के लिए नहीं होती थी, उनका एक सोच होती थी भाई काम किया और अफसर को वापस खोलो, ये नहीं कि उसको आप 2 घंटे हेल्ड अप रखो। हाँ मीटिंग होनी है तो अलग से कमेटी रूम में। तो बोले भाई क्यों नहीं आपने घोषणा, आपका क्या ड्यूटी है? बोले जी मेरी ड्यूटी है सरकार की योजनाओं को, जो आप घोषणाएं करते हो, योजनाएं होती हैं, उनको इम्प्लीमेंट करवाना, फाइनेंसिस उपलब्ध करवाना। तो बोले ये तो शाम वाली योजनाएं आपने क्यों रोक रखी हैं? तो कहते हैं जी मैंने सर ये था वो था। अब बात सुन लो, कल सवेरे इनको क्लियर करके ले आना
तो अगले दिन सुबह जो अधिकारी साथ गए थे उनके, तो एक अधिकारी बता रहे थे मेरे से, बोला कि हम बड़े खुश हो गए, सवेरे सवेरे सारी फाइलें लेके पहुंच गए। तो चोई बंसीलाल देखते ही बोले अच्छा ठीक है, हो गई है सारी? बोले हो गई। बोले ठीक है, अब आप FCR साहब आप जाइए, हो गया काम। और फिर वो चले गए तो चीफ सेक्रेटरी को कहते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब इसकी अभी तुरंत ऑर्डर कर दो, इसको बदल दो इसकी सीट, ये कॉम्पिटेंट नहीं है इस मामले में। तो मतलब कि उनके अंदर एक टेम्परामेंट था काम करने का, ये नहीं था कि वो ठीक है। बत्ते नहीं फोड़ते थे, बत्ते तो उनसे मैंने एक दिन पूछा, मैंने चोई साहब आप दफ्तर में, मेरे को पता लगा कि कुर्सियाँ नहीं लगी हुई हैं आपके। बोले वही बात ही है, मैंने काम करना होता है, मैं ना तो मेरा टाइम ख़राब करता हूँ ना मैं दूसरे का टाइम ख़राब करता हूँ, अफसर का भी टाइम इम्पोर्टेंट है, मेरा भी इम्पोर्टेंट है। तो बोला मैं तो उतनी काम करो और जाओ। और इसी तरह चरखी दादरी में उन्होंने किया। आए यहाँ पंप हाउस पे, बोले जी गांव वाले बोले जी नहर पे काम गलत हो रहा है जी, वहाँ माल ठीक नहीं लग रहा। कुछ नहीं बोला, सुबह 5 बजे उठे, ड्राइवर को साथ लिया, गनमैन को लिया और वहाँ नहर हेड पे पहुँच गए, ईंट उठा के ले आए, ईंट उठा के ले आए और मसाला बिठा के ले आए। तो ये बंसीलाल बड़ी ज़मीन से जुड़े हुए थे, उनको ये पता था, कंस्ट्रक्शन के कामों से भी जुड़े रहे थे। आके चीफ इंजीनियर को फ़ोन किया, बोला भाई बात सुन ले, ये एक्सियन और SD और JE दफ्तर नहीं जाने चाहिए 9 बजे, इन्हें हटा दे तुरंत। कहने का मतलब है कि वर्किंग देखो उनकी, और उनका इंटरेस्ट देखो। आज भी जो उन्होंने नहरें बनवाई थी ना, आप कभी टेल पे जाओ, अभी भजन अपने मनोहर लाल जी ने जब पानी टेल पे पहुंचाने की बात आई थी, वहाँ गए थे, उस नहर की लाइनिंग आज भी इंटैक्ट है। मतलब कि वो लाइनिंग, आप नहरों की लाइनिंग को आप कहीं भी एक ईंट निकली हुई नहीं है, और ऐसे लगता है कि ये आज भी टनाटन ईंटें लगी हुई हैं। तो वो डिसिप्लिन्ड आदमी थे, और अच्छा साफ गोई भी बहुत थी। मैंने एक बार उनसे पूछ लिया, मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने कहा जी ये SYL का मैटर था। बोला मतलब उन्होंने टाल मटोल नहीं किया, मेरे को लगता है बोले यार इसको तो रहने ही दे तू, क्योंकि लंबा विषय था। उन्होंने हालांकि कोशिश की थी, पर उन्होंने वो कहा, बोले मेरा है ना ये दुखती नब्ज़ है, मैंने इस पर बहुत काम किया, मेरी इच्छा थी कि मैं इस पूरे एरिए में, मैंने उनसे बोला भी चौटाला जी कहते हैं भी आपने वहाँ तो नहर का काम नहीं करवाया, यहाँ करवा दिया। बोले मेरी ये जो सोच थी कि पहले यहाँ अपना नेटवर्क तो बिछा लूँ, ये तो मेरे हाथ में है, और जब पानी का फैसला होगा तो मेरे को वो पानी फटाफट मेरे इलाके को आ जाए, क्योंकि जो हिसार, कैथल, सरसा इधर तो चला जाता है भाखड़ा का पानी बोले, और मैं चाहता हूँ कि मेरे इलाके को जो जमुना का पानी मिलता है वो कम मिलता है, तो मेरे इलाके को भी नीला पानी मिले, टाइम पे मिले। तो बड़ी क्लियर सोच के आदमी थे वो। अच्छा, तो वो दो भाई साहब बहुत सक्रिय रहे हैं भिवानी में ना, ये एक्चुअली में भाई साहब कल्चर निकला ही भिवानी वहीं से। हाँ जी, हाँ जी। तो पहले भाई साहब थे सुरेंद्र सिंह, हाँ जी, और दूसरे भाई साहब थे अजय सिंह चौटाला। ठीक बात है। तो जो सुरेंद्र सिंह थे, उनका व्यक्तित्व तो अपने पिताजी से कितना अलग था? सुरेंद्र सिंह और जो बंसीलाल का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग था, अपोजिट था। सुरेंद्र सिंह है ना एक्चुअली बड़ी एडजस्टमेंट करने वाले आदमी थे। जो बंसीलाल जो चीज मन में धारणा बना लेते थे ना, वो फिर उस अपनी धारणा से बदलते नहीं थे। मतलब कि यहाँ तक कि MLAs की हिम्मत नहीं होती थी। एक बार उन्होंने एक अखबार पे केस कर दिया, दी ट्रिब्यून अखबार पे, उन दिनों उन्होंने हरीश गुप्ता जी हमारे विज्ञापन भी बंद कर दिया। तो विकास पार्टी के सारे MLA होते थे, अतर सिंह मांडी होते थे, अपने ये जो जंगवीर सिंह MP थे, अपने धर्मपाल सांगवान थे, और जो जगन्नाथ थे, ये सारे MLAs थे। तो ये सारे कहने लगे भी अखबार वालों से, छतर सिंह चौहान भी होते थे, उसमें अखबारों की पूछ बहुत थी। हाँ, बोले अखबार वालों से बिगाड़ इतना ठीक नहीं है। इन्होंने आपस में मीटिंग करी राम भजन जी के घर बैठ के। तो बोले चोई बंसीलाल आओगे ना, उनसे बात करी जाए भाई चोई साहब अखबार, क्योंकि उन दिनों ना ट्रिब्यून, जनसत्ता, चुनिंदा तो अखबार होते थे, और उनकी एक एक लाइन अखबारों की बड़ी मायने रखती थी उन दिनों। तो बोले भी चोई बंसीलाल से बात कर लेते हैं, उनको कहते हैं चोई साहब ये ख़त्म करें अपन। वो डेयर नहीं कर पा रहे थे कि भाई हम चोई बंसीलाल से कैसे मिलें। तो सातों का ये फैसला हुआ भी सातों के सातों कमरे में इकट्ठे चलेंगे,
एक एक नहीं जाएगा। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे है? कौन बांधे। तो फिर ये बात आई कि कमरे में एंटर पहले कौन करेगा। तो बोले भाई, धर्मपाल बोला जी मैं सबसे आगे आगे हो लिया। तो कहता है मैंने जब अंदर पैर रखा तो पीछे मुड़ के देखा कोई नहीं। तो कहता मैं तो बंसीलाल सामने बैठे, कहते अब शेर क्या कि बकरी फेंक दे। कहता मैं सोचा भी हिम्मत करके बोले क्या बात है बता, कि काम आया। मैंने कहा हिम्मत। अब कहता मैं अब सामने तो आ लिया उनके। कहता मैंने कहा चौधरी साहब अखबार वालों पे जो अपन केस कर रखे हैं ना वो ठीक तो को नहीं। बोला कह ली तो ना तेरी बात। बोले जी कह ली। बोला बाहर हो जाए। तो इस तरह का एक उनका ना एक लाइन खींच के चलते थे, भाई मैंने ये लाइन ले ली और इस लाइन से मैं अपनी नहीं बदलूंगा। वो फ्लक्चुएटिंग नहीं। सुरेंद्र सिंह की कोई लाइन? सुरेंद्र सिंह तो ऐसे थे कि आपसे रात को गुस्से हो गए ना, रात को आपसे लड़ लिए, बहस कर ली, और सवेरे आपके पास 7 बजे फ़ोन आ जाएगा, अरे छोटे भाई क्यों नाराज़ हो गया तू, क्या हो गया यार, मैं तो बता मेरी तो नहीं यार, मैं तो नहीं हुआ कह दूँ कोई बात नहीं है। मतलब कि बड़ा एक कंप्रोमाइजिंग नेचर, फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा थे। वो बताते हैं कि यहाँ लोकल शहर में कहीं भी घूमते थे, घूमते नहीं, वो उनके साथ 3-4 साथी होते थे, गाड़ी उठाते, खुद ड्राइविंग, उनको ड्राइविंग का बहुत शौक था जो सुरेंद्र सिंह को। जैसी मारुति की कार आई सबसे पहले उन्होंने ली। अच्छा। मारुति की वैन आई उन्होंने ली, जिप्सी आई उन्होंने ली, उनको शौक था। तो वो क्या करते थे, अपनी गाड़ी उठाते थे, जाके कभी किसी कपड़े वाला जो जानकार वर्कर होता था उसके बैठ जाते, अखबार वालों के दफ्तर आ जाते, या शहर जब भी उन्होंने भिवानी में होना, शाम को तो कोठी पे बैठ जाना, सामने दरबार सा लगा के लोग आते रहते, रौनक रहती थी। और फिर वो अपना लोगों से मिलने निकल जाते थे शाम को सवेरे। मतलब कि बहुत ही मिलनसार प्रवृत्ति के थे सुरेंद्र सिंह, और लोगों के साथ बड़ा अपनत्व रखते थे। और अपने जो वर्कर थे ना, मैं उनका अपनत्व देखता था कई बार। जैसे किसी को उनके पास जूतों का बड़ा शौक होता था, नए नए जूते होते थे, वही चल देखा किसी दो साथी को जूते ठीक नहीं, उसको जूते दे दिए, किसी को कपड़े दे दिए, किसी को पैसे की जरूरत, पैसे पकड़ा दिए। मतलब कि इस तरह की नेचर थी, खुले दिल, मतलब कि बड़े खुले मन के आदमी। जैसा कहते हैं कि वो अपने कपड़े खुद धोते थे, जूते। बिल्कुल देखा है? हाँ मैंने खुद देखा है उनको। देखो एक तो वो बड़े अपने हेल्थ के प्रति बड़े कॉशियस है। सुबह उन्होंने जल्दी उठना, और अब ये उनके साथ के जो दोस्त हैं जेपी दलाल वगैरह जो हैं, ये बताते होते थे कि सुरेंद्र सिंह जब सैर करते थे हम इनके साथ चल नहीं पाते थे, उस स्पीड तेज चलते थे बहुत ज़्यादा। इनकी जो पार्क में मूर्ति लगी हुई है ना, मूर्ति भी ऐसी लग रही है जैसे भागेगी है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ इस पार्क में बहुत घूमे हैं। और उससे पहले लोधी गार्डन्स में जैसे रहना, उनका शौक था सैर करना, सैर करके आना, अपने कपड़े धोने सारे, और बड़ा लाइट सा भोजन रखते थे। मतलब कि बड़ा सात्विक भोजन था। मैंने देखा उनको, रोटी लेनी, मिस्सी रोटी बनवानी, उसको फोल्ड करना और गाड़ी में बैठ के खाते चले जाना, साथ में लस्सी ले लेनी, थोड़ी सी फ्रूट ले लेना साथ में, थोड़ा सा। भोजन बड़ा सात्विक था और सिंपल था। अपने कपड़े धोते थे हमेशा। और चौधरी बंसीलाल जब तक जिए, चाहे सुरेंद्र सिंह सांसद बने चाहे मंत्री बने, उन्होंने अपने पिता के आगे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। मतलब कि वो भी डरते। मैंने सुरेंद्र सिंह को रोते देखा है 2-3 बार, इन एमएलएज को कहते हुए भाई बाबूजी को थमे समझा लो, मेरी तो वो नहीं मानते। अच्छा। हाँ, हिम्मत नहीं थी। वो चौधरी बंसीलाल बड़े रिजिड थे इस कई मामलों में। सुरेंद्र सिंह भी डेयर नहीं कर पाते थे। तो उनकी जो नेचर थी वो पब्लिक में तो बड़ी नरम, सुरेंद्र सिंह की तो बहुत नरम नेचर के थे। कितने काम ऐसे होते थे जो बंसीलाल बिगाड़ देते थे, और सुरेंद्र सिंह फिर मना मनु के थप्पी दे के ले आते थे। बोले नहीं कोई ना आपा, मैं बाबूजी को समझा दूंगा। पर बाबूजी के आगे तो हिम्मत होती नहीं थी कहने की, परंतु वो किसी तरह नीचे फिर अधिकारियों को कह के उसका काम करवा देते थे। तो ये बड़ा डिफरेंस था बाप बेटे की नेचर का। अच्छा, ऐसे दौर में जब इतने सक्रिय भाई साहब हो, तो एकदम से अजय चौटाला की एंट्री फिर यहाँ पे होती है, तो वो कैसे मतलब दूसरा भाई साहब पनपता है इस शहर में? देखो, कोई भी एक लंबे समय से राजनीति करेगा ना, कोई भी हो। आज आप देखो नरेंद्र मोदी जी को आज 10 साल हुए हैं। जो उनके प्रति लोगों का अट्रैक्शन आज से 5 साल पहले या 7 साल पहले था, वो आज नहीं है।
क्रेज कम हो गया। कम हो गया अट्रैक्शन। कोई भी नेता हो, हमारे यहाँ हम कहते हैं ना, नई बहू ब्याह के आएगी, उसका भी थोड़े दिन बाद अट्रैक्शन कम हो लिया है। हाँ, वो तो इसी तरह सुरेंद्र सिंह भी देखो राजनीति में सक्रिय है, सन 67 से 68 से सक्रिय हो गए थे वो। तो उतार चढ़ाव आते रहे। काफी बड़े थे आपसे उम्र में वो। हाँ, मेरे से काफ़ी बड़े थे वो तो। सुरेंद्र सिंह तो मेरे को याद है कि हम छोटे होते थे, तो इमरजेंसी के तुरंत बाद 77 में जब सरकार हट गई तो उनको क्रिकेट का शौक होता था। तो हम छोटे होते, हम मैट्रिक में पढ़ते थे, वो बड़े थे उस टाइम, आके पार्क में वहाँ क्रिकेट खेलते थे। शाम को अपना सामान किट ले आते थे, तो हम लोग भी वहाँ खेल रहे होते थे, हमारे साथ खेलने लग जाते थे आके। तो उनका देखो राजनीति में कहीं ना कहीं विरोध बन जाता विरोध बढ़ता है, आप सबके काम नहीं कर सकते, लोगों को एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा होती हैं। और ख़ास तौर पे फिर उन दिनों शराबबंदी होके हटी थी। शराबबंदी में सुरेंद्र सिंह को एक विलेन बना दिया गया जैसे। तो वो मैं आज भी आपको बताऊं, सुरेंद्र सिंह को जितना विलेन बनाया गया था उनका उतना बुरा रोल नहीं था भी नहीं। उन देखो क्या होता है कि कई बार आपके साथी होते हैं, आपको उनकी 100% एक्टिविटीज़ का तो नहीं पता होता। वो कहते होते थे, कई बार बैठते थे ना तो कहते थे, बोले यार मेरी गाड़ी में साला कोई गलत आदमी मैं नहीं बैठा और बैठ के चला गया, मेरी गाड़ी 10 जगह गई है, तो कह देंगे तो सुरेंद्र का आदमी है। हाँ, पक गया नाम। हाँ, बोले कि कई चीज़ें इतना मैंने उनको नहीं वो देखा ना भाई, परंतु शराबबंदी का विलेन उनको बना दिया गया। एक आदमी को तो आप स्केपगॉट बनाओगे, वो सुरेंद्र सिंह बन गए। उसके बाद आ गया हरियाणा विकास पार्टी का जाने का टाइम आ गया 97 में। एक मूवमेंट उनके खिलाफ खड़ा हो गया हरियाणा में। तो जब विकास पार्टी हटी जी, उन्हीं दिनों अजय सिंह की एंट्री हुई, जब वो उनका डाउन ग्राफ में चल रही थी विकास पार्टी। जबकि चौटाला साहब ने एक बात उस टाइम विधानसभा में कही थी, जो बंसीलाल ने सत्ता से हट गए और चौटाला साहब मुख्यमंत्री स्पोर्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बन गए। चौटाला साहब ने विधानसभा में, जो बंसीलाल ने कहा भी तेरे लड़कों की इंटरफेरेंस बहुत है सरकार में। चौटाला साहब बोला, चौधरी साहब तू भी छोरे की मान लेता तो तेरी भी सरकार नहीं जाती। तो कहने का मतलब यह है कि सुरेंद्र सिंह के गट्स को तो वो भी पहचानते थे, परंतु उन दिनों सारा नेगेटिव उनके खिलाफ हो चुका था। तो उस टाइम अजय सिंह चौटाला की एंट्री हुई और स्वाभाविक है अजय सिंह चौटाला के आने के बाद सुरेंद्र सिंह हार गए। बट जल्दी ही फिर जैसे ये 99 में सुरेंद्र सिंह हारे, क्योंकि 98 में सुरेंद्र सिंह जीत गए थे चौटाला से, 10,000 वोटों से जीते थे। फिर अजय सिंह, अच्छा अजय सिंह भी एक सोबर नेचर के थे लोग। अजय सिंह का जो नेचर था, बल्कि वो कई बार सुरेंद्र सिंह सरकास्टिकली बात तो कर लेते थे कई बातों में, बट अजय सिंह और भी ज़्यादा डोसाइल थे। अच्छा, अजय सिंह में भी लोगों ने ये देखने लगे कि जो देवीलाल की इमेज देखी लोगों ने उस जैसे दुष्यंत में देख रहे थे अभी पीछे, वो जैसे उन्हीं दिनों जो देवीलाल सत्ता से धीरे धीरे आउट हो रहे थे, क्योंकि जो देवीलाल सन 90 तक तो 87 में जो देवीलाल चीफ मिनिस्टर बने ही थे और 90-91 में चौटाला साहब ने संभाल लिया था। तो देवीलाल जी सक्रिय राजनीति से पीछे हट रहे थे, तब भी उनकी हेल्थ भी जवाब दे रही थी। तो लोगों ने उस टाइम अजय सिंह के अंदर जो देवीलाल की इमेज देखी, सुरेंद्र सिंह से खिलाफत देख रहे थे वो, क्योंकि सत्ता का जो एक एंटी इनकम्बेंसी मान के चलो, तो उन्होंने अजय सिंह को अपना लिया यहाँ की जनता ने। तो वो अजय बहुत ज़्यादा सफल तो वो भी नहीं हो पाए, क्योंकि वो भी आप ये देखो 2099 में यहाँ पर आए हैं और चुनाव उन्होंने फिर उसके बाद जीत लिया और फिर बाद में हार गए। 2004 का चुनाव उन्होंने जो लोकसभा हुआ, कुलदीप बिश्नोई जीते और उस टाइम है ना सुरेंद्र सिंह फिर लिफ्ट करने लग गए थे। सुरेंद्र सिंह उस चुनाव में दूसरे नंबर पे थे और वो हारे थे 20,000 वोटों से। तो पब्लिक के अंदर एक उन्होंने वापस, क्योंकि देखो कोई मास लीडर होगा तभी वो वापस, मेहनत बहुत करते थे वो, मेहनत तो मैं बता रहा हूँ ना, वो आदमी फिजिकली भी मेहनती बहुत था और सवेरे से लेकर रात तक उस बंदे ने वो अनथक मेहनत
गाड़ी अपनी चलानी, भागा दौड़ी गांव में, मतलब कि पब्लिक से जो कनेक्ट था ना, आखिरी के तो चौधरी बंसीलाल का 10 साल का कनेक्ट ही सुरेंद्र सिंह ने किया। नाम था बस उनका। तो बंसीलाल तो एक चेहरा बन के रह गए थे 90 के बाद। सुरेंद्र सिंह ही उनकी राजनीति को चलाते थे। और 2004 में फिर वो 20,000 वोटों से आ रहे, और फिर बाद में 5 में जब विधानसभा चुनाव आया उसमें चुनाव जीत गए वो। और चल वो तो उसके बाद उनके चले गए, कृषि मंत्री चले गए वो। तो ये इनकी हालात। अच्छा, ये जो धर्मवीर सिंह जी हैं, मैं भी 8-10 साल भिवानी में रहे हो, हाँ, ये भाई साहब नहीं बन पाए। ये भाई साहब नहीं बन पाए। उसका कारण था कि सुरेंद्र सिंह पूरे स्टेट के एक तरह से लीडर थे, और ये सिर्फ सुरेंद्र धर्मवीर भिवानी डिस्ट्रिक्ट तक सीमित रहे, आज भी वहीं पे। और अजय सिंह भी स्टेट में थे क्योंकि वो एमपी बने, सरकार चलाते थे, मुख्यमंत्री थे चौटाला साहब। धर्मवीर पहले तो एक एमएलए तक सीमित रहे, फिर भिवानी जिले तक एमपी बन गए, तो इसी क्षेत्र में उनका एमपी साहब कह देते थे। हाँ, तो मंत्री जी कह देते हैं, मंत्री। और इतने में जब ये उम्र भी बढ़ने लग गई, फिर एक एज गैप आ जाता है बच्चों में, फिर वो कनेक्ट यूथ के साथ नहीं बन पाया उनका। ठीक है, धर्मवीर जी का जो रिलेशन है समाज के हर वर्ग में है, परंतु जितना यूथ अजय या सुरेंद्र सिंह के साथ था उतना इनके साथ नहीं रहा यूथ कभी भी। तो तभी वो भाई साहब थे, ये मंत्री जी, धर्मवीर जी को इसी नाम से पुकारते हैं मंत्री जी कह के। जितने भी उनके जानकार हैं, साथी हैं, वो ये कहते हैं, उनको ये नहीं कहते एमपी साहब, उनको कहेंगे मंत्री जी। वो इस नाम से बन के रह गए फिर बाद में। अच्छा, जैसे धर्मवीर सिंह जी 10 साल से चुनाव जीत रहे हैं, सुरुति 2 बार चुनाव लूज कर चुकी थी, तो इस बार थोड़ा बदलाव हुआ, कांग्रेस पार्टी ने रावदान सिंह को टिकट दे दी। रावदान सिंह और धर्मवीर मित्र भी हैं दोनों, सब जानते हैं इसका, बहुत अच्छे दोस्त। हाँ, लेकिन बड़ा मुस्कुरा के, और एक ही स्कूल के स्टूडेंट हैं, ये जो हुड्डा साहब के स्कूल के, और बड़ा मुस्कुरा के उन्होंने कहा कि धर्मवीर सिंह ही मेरे दोस्त नहीं है, 10 में से 6 कांग्रेसी हैं जो बीजेपी के टिकट लिए हुए हैं, तो सारे दोस्त हैं हमारे दोस्त हैं। लेकिन यहाँ मुकाबला पार्टियों के बीच में है। और मैं जहाँ जहाँ भी मतलब भिवानी में आ गया, सबने कहा कि जिस दिन तक कैंडिडेट का ऐलान नहीं हुआ था, हाँ, उस दिन तक तो धर्मवीर जी के जीत पे किसी को संदेह ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं था उस दिन तक। और जिस दिन से इनका नाम हुआ है तब से कहते मुकाबला हो गया है, मुकाबला हो गया है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? देखो, एक तो ये तो स्वाभाविक है कि जब तक सीट डिक्लेयर नहीं हुई थी टिकट, हरियाणा में कांग्रेस की बीजेपी की 2 ही सीटों को श्योर माना जाता था जब तक धर्मवीर जी भी उसमें नहीं आए थे। एक धर्मवीर की टिकट, एक राव इंद्रजीत की, ये चर्चा रहती थी, ये 2 सीटें ये दोनों आपस में इनका कॉम्बिनेशन। हाँ, और बीजेपी के लिए सेफ है, क्योंकि जो एरिया का फॉर्मेशन है, आप ये देखो कि 3.5 लाख अहीर, 4.5 लाख जाट, फिर अदर बैकवर्ड, सारा मिला के जो कॉम्बिनेशन बनता था, फिर धर्मवीर की नेचर जो लोगों को विन करने की है, वो भी देखो, कुछ भी कहो, धर्मवीर की जो एक नरम स्वभाव है टैकल करने का, और पिछले 10 सालों में उन पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप भी नहीं लगा। ये तो कहते हैं कि उनकी चली भी नहीं, चली भी, हाँ, वो नहीं चली नहीं तो भ्रष्टाचार भी कहाँ से करेंगे, चलेगी नहीं तो कई सांसदों पे जैसे आपने देखा हो भ्रष्टाचार। मोदी सरकार में तो जितने सांसद हैं ये तो एक बस है, हाँ, नाम के हैं इनका तो कुछ। तो तब तक ये माना जा रहा था भी धर्मवीर जी 4 लाख से जीतेंगे, 5 लाख से जीतेंगे। कुछ देखो बीजेपी में रह के वो 3 लाख का टारगेट शुरुआती से पहले जीते थे, 3-4 लाख से पहले। वो उन 2 चुनाव में फर्क है। वो चुनाव में वोट मांगा उन्होंने कि मुझे मोदी जी के नाम पे वोट दो, हाँ, और अब मोदी जी के नाम पे वोट बहुत सारे सांसद कैंडिडेट नहीं मांग रहे हैं। अब वो धर्मवीर जी ने भी अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी है। वो जो गैर जाट इलाके हैं वहाँ तो जाके कहते हैं मोदी जी के नाम पे वोट दो। अच्छा। जो जाट बेल्ट है वहाँ जाके कहते हैं भी भारत सरकार ने ये उपलब्धियाँ हैं, रेल बनाई है, सड़क बनाई है, ये बनाई है, वहाँ उस तरह चलते हैं। तो मौसम वैज्ञानिक तो हैं खैर वो भी, बट दान सिंह के आने के बाद लोगों के दिमाग में एक ये परसेप्शन गया भी अहीरवाल से कैंडिडेट आ गया। और डिलिमिटेशन के बाद देखो आप
2005 में डिलिमिटेशन हुआ था, और जब से ये हदबंदी हुई नहीं, तीनों बार यहाँ से चाहे 9 का चुनाव है, 14 का चुनाव है, 19 का चुनाव है, जाट कैंडिडेट आते रहे और वो जीतते रहे, चाहे वो कांग्रेस से जीते या भाजपा से जीते। और कांग्रेस ने भी इन इलाकों के अंदर जाट दिया हमेशा, भाजपा ने भी जाट दिया, क्योंकि 9 में तो भाजपा रेलेवेंट ही नहीं थी। तो 9, 14 और 19 में ये श्रुति यहाँ से लड़ती रही। तो एक नया एक्सपीरियंस था कांग्रेस के लिए भी, एक आप अहीर को उतार रहे हो मैदान में। तो लोगों को ये लग रहा है कि भाई जो अहीर है, जो साइकोलॉजिकली उनको फायदा, अहीर दान सिंह को वोट करेगा। तो और जो मतदाता ऑलरेडी खुश नहीं है बीजेपी से, तो एक ये चीज़ें लोगों को ये लगने लग गया कि भाई ये तो अभी देखो, ये तो बहुत लंबा समय लगेगा पता लगने में भी अहीर कितना जुड़ेगा या जाट कितना जुड़ेगा। लोगों को ये लगने लगा कि मुकाबला बन गया। और ये जो परसेप्शन है लोगों में, ये राजनीति में बहुत बड़ा रोल करता है। राजनीति में बहुत बड़ा रोल करता है कि एक बंदा जो जीत रहा है और अब ये अच्छा, एक चीज़ शुरू से चल रही थी, जो 1 महीना कांग्रेस की टिकट की बात चली ना, तो एक आम धारणा बनी हुई थी, आम तौर पे एक चर्चा आती थी, भी श्रुति लड़ेगी तो मार्जिन कम नहीं होगा, दान सिंह लड़ेगा तो मार्जिन कम हो जाएगा। तो वो दान सिंह आ गया मैदान में, तो स्वाभाविक है मार्जिन कम की बात आ गई। तो कम की बात आएगी जब तो मुकाबला आएगा। तो इसलिए अब दान सिंह ने कल से कैंपेन, परसों नाम भिवानी कल से किया उसने, मैं देख रहा था उसका, कल ऑफिस खोला है उसने। तो दान सिंह कितना इनरोड बना पाता है। अब गैर जाट कैंडिडेट आया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी क्लेम करती है अपने आप को और तरह से, परंतु लोगों के अंदर जो मोदी को लाइक नहीं कर रहे इस समय, मोदी जी को ये पसंद नहीं है लोगों का, बड़ा सेगमेंट है। और उनको है ना, अब दान सिंह जब उनको ये लगता है कि यह हीरवाल से आया है तो ये वहाँ भी वोट लेगा और ये यहाँ भी वोट लेगा, तो उनको वो जुड़ाव सा लगने लग गया। तो ये पिक्चर तो देखो एग्जैक्ट तो आप 10 दिन बाद निकल के आएगी कि कितना जाट वोट जुड़ता है, कितना हीर जुड़ता है, या कितना जाट टूट के धर्मवीर के तरफ जाता है, या किरण चौधरी की भूमिका क्या रहती है 2-3 दिन में। जैसे किरण चौधरी जी का बात आ गई, एक समय था जब भिवानी मतलब चौधरी बंसीलाल, बिल्कुल इनके 5-6 हल्के जितने थे सब में चौधरी बंसीलाल का एक मत था। लेकिन अब जो चौधरी बंसीलाल की विरासत है जिसको कहते हैं, वो सिमट के केवल तुसाम रह गई है। इवन हालात ये है कि जो कैंडिडेट मैडम की सिफारिश पर भिवानी से टिकट लेता है वो तीसरे नंबर उसके वोट भी नहीं आए, वो जीत ही नहीं रहा है यहाँ से, और वो हर बार एक टिकट कहते हैं खराब हो जाती है। ऐसे दौर में जब मैडम की विरासत सिकुड़ती जा रही है, उनके पास कांग्रेस में बगावत करके राव दान सिंह की मुखालफत करना, और फिर ऐसे ट्रैक रिकॉर्ड, जैसे आप देखो 2019 में ब्रजेंद्र सिंह हिसार से एमपी बने, नारनौल से वो हार गए, कैप्टन अभिमन्यु भी अगला चुनाव वहां से हार गए। और वो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये बताते हैं कि जो वोट एक बार चला गया वो लौट के नहीं आता है। तो मैडम तो मुसीबत में फंस गई है। मैडम के लिए बड़ा, अब मैं एक सच्ची बताऊं आपको, किरण चौधरी जी के लिए ये इन सभी नेताओं में से सबसे ज़्यादा टफ टाइम है। मैं पहले से ये कह रहा हूँ 3 दिन से कि उनकी जो भूमिका होगी वो ना केवल लोकसभा चुनाव को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी, वो उनके कैरियर को भी प्रभावित करेगी। क्योंकि अगर धर्मवीर सिंह जी से तो उन्होंने सेटिंग की, चाहे अंडर टेबल कर, तो धर्मवीर सिंह तो ऐसे आदमी नहीं है कि तो साम उनके लिए खुला छोड़ देंगे आने वाले समय में। धर्मवीर जी क्यों खुला छोड़ेंगे? हो सकता है कि धर्मवीर जी आने वाले टाइम में अपने बेटे के लिए बैठ करें, हर कोई अपने बेटे को प्रमोट करेगा, क्योंकि और उनको तो मोहित के लिए टिकट, और धर्मवीर जी के पास तो शाम में अच्छा वर्कर भी है। और आज भी आपको एक बात बताऊं, चाहे किरण चौधरी जी मदद करें या ना करें, 9 हलके हैं आज, या आप नोट करना इस बात को, 9 हलकों में धर्मवीर की लीड भिवानी और तोशाम में सबसे ज़्यादा हो, चाहे कहीं कम हो, चाहे वो ये कहीं हारे ये कहीं जीते। 9 की जो मैक्सिमम लीड है ना, वो तोशाम और भिवानी की, और तो मत मैडम पे आनी है, क्योंकि दोनों सीटें पिछले विधानसभा में मैडम के हिसाब से बटी हुई हैं। भिवानी में अमर सिंह ने चुनाव लड़ा, तोशाम में मैडम ने लड़ा।
तो मैडम को बड़ा कॉशियस होकर अब चलना पड़ेगा, नहीं तो उनकी राजनीति पे पूरा असर पड़ेगा इस चीज़ का। थोड़ी सी भी लापरवाही या थोड़ा सा भी इमोशनल होके आपने फैसले ले लिए ना, अब दिल से नहीं, अब दिमाग से फैसले लेने पड़ेंगे आगे। और जल्दबाजी और किसी प्रकार का इमोशनल फैसला घातक साबित हो सकता है। तो इसलिए उनको बड़ा सोच के फैसला लेना, एक मैच्योर पॉलिटिशियन बन के लेना पड़ेगा फैसला। और अगर वो मदद कर रही है राहुल गांधी की तो खुल के करनी पड़ेगी। देखो, उनको अपनी लाइन भी क्लियर करनी पड़ेगी, वेदर भाजपा के खिलाफ बोलना है या कांग्रेस के हक में बोलना है। अच्छा, दोनों उनको अपनी लाइन अब की, चाहे दान सिंह की भूमिका कितनी भी संदिग्ध रही हो, धर्मवीर जी की भूमिका कितनी संदिग्ध रही हो, भूपेंद्र हुड्डा की भूमिका कितनी संदिग्ध रही हो 19 में 14 में, परंतु आज कुछ हालात बदले हुए हैं। आज कांग्रेस हरियाणा में एक फाइट करने वाली पार्टी बनी हुई है और 14 और 19 में कांग्रेस फाइट नहीं कर पा रही थी। और आज आप उस पार्टी के अंदर हो जो फाइट कर रही है, आप अगर कोई धारा के खिलाफ भी चलोगे तब भी आपको नुकसान होगा। धारा जो चल रही है आपने उसके खिलाफ भी नहीं जा सकते। और आपको ये मैसेज भी क्लियर देना पड़ेगा मैडम को कि मैं अभी एक प्रचार भाजपा के नेताओं ने शुरू किया है पिछले 2 दिन से। क्या मैडम तो भाजपा में आएगी। हाँ, ये मतलब ये पहले था लोकसभा में। अगर उनको भाजपा में जाना होता उनके पास तो ऑप्शन ही ऑप्शन थे। वो अब उन्होंने जान करके भाजपा वालों ने ये प्रचार शुरू किया ताकि किरण चौधरी का जो वोटर है वो भाजपा की तरफ आ जाए, शिफ्ट हो जाए। वो उनके विरोधी कर रहे हैं। वो चाहती तो उनको लोकसभा की टिकट मिल जाती है आराम से, भाजपा में मिल रही थी उनको, ये आम बात है क्योंकि जो जिस तरह के उनके संपर्क हैं भाजपा में, वो जाना चाहती तो जा सकती थी, वो गई नहीं। बट अब उनके विरोधी उनकी जो नाराज़गी है टिकट ना मिले उसको भुना रहे हैं। उन्होंने ये प्रचार शुरू कर दिया भाई मैडम तो भाजपा में आएगी देर सवेर। तो कहने वाला है कि वो ताकि मैडम का जो वर्कर है वो टूट के भाजपा की तरफ आ जाए। तो ऐसे में मैडम को अपनी लाइन को मजबूत करना पड़ेगा, चाहे वो कांग्रेस के लिए करती हैं चाहे कहीं और रास्ता अपनाती हैं। उनको अपनी मतलब कि अब डामाडोल स्थिति में नहीं, बीच में नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। लाइन क्लियर करनी पड़ेगी उनके लिए। बड़ा क्रूशियल टाइम है। और ऐसी बात नहीं, किरण चौधरी फाइटर है और मेरे को लगता है इस क्राइसिस से भी निकलेगी। क्राइसिस में जरूर है वो। और धर्मवीर सिंह जी की भी उतनी मजबूत पोजीशन नहीं है जितनी 2019 में थी, 14 में थी, 19 में थी। क्योंकि देखो 14 में तो एक जस्ट मुकाबला सा लगता, क्योंकि धर्मवीर जी भी नए कैंडिडेट उस टाइम थे। बट 19 में उनको वॉकओवर सा मिल गया था। 14 में लेकिन मोदी वेव इतनी जबरदस्त थी। वैसे मोदी 19 में फिर पुलवामा थी, वो उनको तो ये नहीं मोदी के नाम पे 14 में ये नहीं पता था कि मैं इतने मार्जिन से जीत जाऊंगा। 19 में तो वेव थी, अब वो वेव नहीं है। अब तो धर्मवीर जी भी वही स्ट्रेटेजी अपनाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना रखी, 400 पार या 5 लाख से जीतूंगा, 6 लाख से जीतूंगा। तो वो एक साइकोलॉजिकल गेम है। अब जो पहले भाजपा ने खेला है अब वही का वही अब धर्मवीर जी को भी खेलना पड़ेगा। और पर अब लोग समझदार हो गए। लोग तो समझदार हो गए, परंतु जो धर्मवीर का खुद का जो उसकी इमेज है, व्यवहार है, वो आज भी उसको कहीं ना कहीं एक एज दे देता है, मैंने देखा है। और जैसे राव दान सिंह है, फाइटर आदमी तो वो भी है। हाँ, दान सिंह आप ये देखो जो उसका बोलने का तरीका है या कौन सा सवाल उनके सामने रख दो, हर सवाल का जवाब देते हैं, बढ़िया। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उन्होंने आते ही, तो मैंने उनसे सवाल किया कि किरण चौधरी जी ने ये कहा था कि सवाया करके देंगे, उन्होंने हमारे लिए बड़ा ज़बरदस्त काम किया था। तो बोले भी देखो मैं तो साधारण सा आदमी हूँ और साधारण भाषा को समझता हूँ, हमने बहुत मेहनत करी थी वहाँ पर, तो साधारण भाषा में ये है कि वो भी हमारे लिए मेहनत करेगी। तो बात को घुमा के वो बात करने लगातार उनसे। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो किरण चौधरी से बात हाँ, नहीं वो कह रहे थे। मैंने आज भी किरण चौधरी जी से बात की है और कल भी करी है। और कांग्रेस के पास और कोई विकल्प भी नहीं है, जिस तरीके से पार्टी की हालत उनकी बनी हुई है, लोग ही सजा दे देंगे उनको। मैं कहता हूँ कि किरण चौधरी जी से मेरे को लगता है कि हाईकमान वाले भी बात करेंगे। हो सकता है कि किरण चौधरी
देखो पॉलिटिशियन शेड्यूल्ड तो होता ही है, कहीं ना कहीं इसलिए भी थोड़ा बहुत अभी यार वेटेज तो थोड़ा वेटेज तो मिले। ब्याह में अगर फूफा नाराज है हाँ, तो जब फूफा तक को मनाया जाएगा भाई उसको आपने वो टिकट गारंटीड तो ना लो ना, भाई तुमने टिकट भी नहीं दी और टिकट गारंटीड ले लिया, वो तो मनाए तो हो सकता है कि हाईकमान की तरफ से कोई एश्योरेंस भी मिलेगा, तब वो अपने, तभी उन्होंने कहा था मैं 5 दिन बाद फिर वर्कर्स की मीटिंग करूंगी, तो 2-4 दिन में वो करेंगी मीटिंग। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने ऐसा कुछ नहीं दिखाया, उन्होंने कहा कि मैं एक्चुअली वीरेंद्र सिंह जी की स्थिति ऐसी थी, आज आप जुमे महीना पहले तो आए हो, फिर आते ही आप वो करोगे तो बिल्कुल ही आपका ये हो जाएगा यार इसके पहले तो कुछ नहीं है। तो वीरेंद्र सिंह जी की जो भूमिका थी वो ठीक थी, करण दलाल की और मैडम की स्थिति और है, और वीरेंद्र सिंह की और थी, क्योंकि ये लोग मुकाबले तो बनेंगे भिवानी में ना। हाँ, मुकाबला तो जरूर बनेगा, राजनीति देखो चुनाव के अंदर मुकाबला बनेगा, और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा तभी मुकाबला बनेगा। तो दोस्तों, जिस सीट पे कैंडिडेट का चयन होने से पहले ये कह रहा जा रहा था कि भिवानी एक सेफ सीट है बीजेपी के लिए, आज वो सीट मुकाबले में है, और जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा, तो इस मुकाबले की स्थिति भी स्पष्ट होती चली जाएगी। लेकिन ये तय है कि 2014 में जैसे मोदी जी के नाम पे वोट मांगा धर्मवीर जी ने, 2019 में मांगा, अब थोड़ी स्थितियां बदली हुई हैं। अब केवल मोदी जी के सहारे वो चुनाव नहीं जीत सकते, और केवल महेंद्रगढ़ के सहारे राव दान सिंह जी भी इस चुनावी बेला में पार नहीं हो सकते, उनको भी इधर परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। तो ये जो 4-4, 3-3 इन्होंने विधानसभा के कैंडिडेट हुड्डा साहब ने खड़े, एक सवाल रह गया मेरा, इस क्षेत्र में जैसे चौधरी बंसीलाल की विरासत थोड़ी जैसे कमजोर पड़ी, तो क्या हुड्डा का प्रभाव है इधर? नहीं, देखो हुड्डा का कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है यहाँ पर, परंतु हुड्डा को जो एडवांटेज है ना यहाँ, उसके पास हर एक हल्के में लीडर्स हैं। अच्छा, 3-3, 4-4 लीडर, 3-3-4। अब जैसे आपका फॉर एग्जांपल लोहार हुआ है, हाँ, राजवीर फटिया निकल के आया है, और सोमवीर सिंह ऑलरेडी है। इसी प्रकार आप दादरी में आ जाओ तो मनीषा है वहाँ पर, धनखड़ है वहाँ पर, और बाडरा में आ जाओ रण सिंह मान है, छिल्लर हैं, अनिरुद्ध है, अनिरुद्ध तो शाम में भी काम करेगा उनके लिए, मांडी है, नरेंद्र अपने जो नरपेंद्र मांडी है, ये ताजे अभी कांग्रेस में आए हैं। तो उनके पास जो हुड्डा को एडवांटेज है ना, उनके पास भिवानी जिले की दादरी की 5 हल्के हैं, 5 में 3-3, 4-4 अच्छे लीडर्स हैं, मेहनती लोग हैं, लीडर्स हैं। वो जस्ट लाइक जैसे कोई XMLA है, कोई नया भी है, तो उन्हें काफ़ी टीम डेवलप हो गई है उनको, ये सबसे। और सेकेंडली जो हुड्डा जी को यहाँ फ़ायदा है वो ये है कि देखो आज कुछ भी को चौधरी बंसीलाल चले गए, उनके बाद चौटाला जी हरियाणा में जाट लीडरशिप पे काबिज रहे, आज भूपेंद्र हुड्डा जाट हरियाणा में एक जाट लीडरशिप में सबसे ऊपर हैं आज की तारीख, बाकी सारे तो उनके पीछे। स्वाभाविक है, तो उनके पास टीम है हर जगह, लीडर वो हैं ही, तो उसका उनको फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, आप जरूर कमेंट करके बताइए कि भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से कौन सांसद चुना जाएगा। अजय मल्होत्रा जी का एक्सपीरियंस बोलता है, और देखो कितनी बढ़िया बातें भाई साहब ने बताई, और आप आए, अच्छा लगा। ये तो घर है, यहाँ तो हम अक्सर ही आते रहते थे, बिल्कुल आपका घर क्योंकि रोहतक चले गए तो सिलसिला टूट गया था। पर आप लोगों का मन लगाए रखते हो, और लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। बहुत हमारे भिवानी में बहुत चर्चा रहती है। अच्छा। हाँ, एक तो आपको लोग जानते हैं, आपसे जुड़ाव रहा, भास्कर में रहे जब, तो स्वाभाविक एक आदमी ऐसे पेपर में था जो लीडिंग पेपर था, तो फिर भास्कर में रह के काम करने की एक, देखो कुछ भी को बहुत काम किया, तो छोटा शहर है, संगठित सा है, तो जुड़ाव है सबसे। 8 शहरों में रहा, जितना प्यार और जिंदगी ने भिवानी में मिला उतना शायद कहीं ना मिल पाए भिवानी। यहाँ सारे लीडर्स, सभी सामाजिक संगठन, सभी पत्रकार आपको जानते हैं, इसीलिए फिर ऐसे लगता है कि अपना एक आदमी और अच्छे ढंग से कोई परफॉर्म कर रहा है तो देखने का मन करता है। देखिए, हौसला अफजाई की है अजय भाई साहब ने, शुक्रिया आपका, नमस्कार।